Hi, this is Kushang Mittal, and I hope you all are doing good. So, in this video, we are going to learn section 4 of Juvenile Justice Act. ये जो सेक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं, चाहे आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, चाहे आप एडीपीओ के एग्ज़ाम दे रहे हो, एपीपीओ के एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वेदर यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, तो आपको सेक्शन 4 जो है वो पता होना चाहिए। अब सेक्शन 4 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में बता रखा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारा जो पूरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वहाँ पे दो ही चीज़ें आती हैं, एक आता है बोर्ड और एक आती है कमेटी। तो इन दोनों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए इसके अंदर किस तरीके से मेंबर्स होते हैं, ये किस तरीके से काम करती है और इसकी क्या वैल्यू होती है। और एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर इन्हीं दो चीज़ों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम आते हैं सेक्शन 4 के ऊपर। हम अपने बेयर एक्ट में से देखते हैं कि सेक्शन 4 के अंदर क्या बोला गया है और किस तरीके से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फॉर्मेशन होता है, कितने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स होते हैं, कौन इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को बनाता है और कौन कौन इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। तो देखते हैं हम इस सेक्शन के अंदर। अब देखिए, जब हम सेक्शन 4 को पढ़ते हैं जो कि किस बारे में बात करता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में बात करता है। क्या बोलता है सेक्शन 4? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी। सीआरपीसी को हटा दीजिए। अब कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। हमें याद रखना है कि कौन सी गवर्नमेंट के पास ये पावर है, मतलब ये कौन सी गवर्नमेंट करेगी। वर्ड क्या यूज हुआ है? शल। सो इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश। अब क्या एस्टेब्लिश करना है? कॉन्स्टिट्यूट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, की हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए वन और मोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स, की हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक या एक से ज़्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को स्थापित करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी। 4 एक्सरसाइजिंग द पावर्स, जो भी पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए, एंड डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस, और जो भी उसके कार्य हैं, जो भी उसके फंक्शंस हैं उनको डिस्चार्ज करने के लिए, रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। देखिए, अब चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ ये हमने अपनी पहली वीडियो में भी समझा था और अपनी दूसरी वीडियो में भी समझा था। इससे पहले हमने 2 वीडियोस देखी हैं, एक के अंदर हमने सेक्शन 1 और 2 देखा था और एक में हमने सेक्शन 3 देखा था। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा। जो हमारा पूरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो 2 ही लोगों से डील करता है। पहले जो कि चिल्ड्रंस हैं और वो इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, और दूसरे वो चिल्ड्रन जिनको प्रोटेक्शन एंड केयर की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो किस चीज़, उसके पास किस चीज़ की पावर्स हैं और वो किस चीज़ से रिलेटेड अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा, वो उनके साथ करेगा, उन चिल्ड्रन के साथ करेगा जो क्या है, इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है। अब कन्फ्लिक्ट विद लॉ कब होते हैं? जब या तो उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगी होती है या फिर उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया और वो प्रूफ हो गया हो। तो ये 2 तरीके के जो बच्चे होते हैं उसको हम चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ बोलते हैं। अब देखिए, ये जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक या एक से ज़्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जो कि अपनी पावर्स को और अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा, जो हमें इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर दी गई हैं। अब इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर कौन कौन होगा उसके बारे में बताया गया है। अ बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं उसके अंदर होते हैं, और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये उसके मेंबर होंगे। शेल वर्ड यूज़ किया गया, लेकिन वो CMM नहीं होगा, मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होगा। अगर आपने CRPC को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से MM होते हैं, किस हिसाब से GM फर्स्ट क्लास होते हैं, किस हिसाब से CMM होते हैं और किस हिसाब से CGM होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आप देख लेना एक बारी। बाकी इसके अंदर कोई भी जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको मेंबर नहीं बनाया जाएगा। और इस एक्ट में आगे जब भी उनको CMM या फिर CGM बोलना होगा तो उसके लिए वो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट वर्ड यूज़ करेंगे। विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एंड 2 सोशल वर्कर्स, मतलब कि ऐसे MM को बनाया जाएगा या ऐसे JMM को बनाया जाएगा फर्स्ट क्लास जिसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और एक तो ये हो गए मेंबर, और इसके अलावा 2 सोशल वर्कर्स को बनाया जाएगा, सिलेक्टेड इन सच अ मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, जो भी प्रेस्क्राइब मैनर होगा उस तरीके से उनको लिया जाएगा, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ऑफ हुम एटलीस्ट वन शैल बी अ वुमेन, और उन दोनों में से एक क्या होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए कम से कम।
forming a bench, and every such bench shall have powers conferred by the कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वही जो पावर्स सीआरपीसी के अंदर है वही सारी पावर्स उनके पास होंगी ऑन अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और द एस केस में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो वही सारी पावर्स इनके पास भी आ जाएंगी जो सीआरपीसी के अंदर दी गई हैं। तो इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास भी वो सारी पावर्स होंगी। फिर जो ये जो सोशल वर्कर को सिलेक्ट किया जाएगा उसके बारे में बताता है कि नो सोशल वर्कर शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड अनलेस सच पर्सन हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन, जब तक कि वो व्यक्ति एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, वेलफेयर एक्टिविटीज के अंदर, जो कि किससे रिलेटेड हो, चिल्ड्रन से रिलेटेड हो, फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, कम से कम 7 साल तक ऐसे वो बंदे होने चाहिए जिन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ हो। और अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विद अ डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, या फिर वो क्या व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री हो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर, फिजिक्ट्री के अंदर, या सोशियोलॉजी और लॉ के अंदर, तो उनको भी मेंबर बनाया जा सकता है। फिर नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड, कि ये जो व्यक्ति हैं ये एलिजिबल नहीं होंगे कि इनको मेंबर बना लिया जाए बोर्ड का। कौन से? हैज़ एनी पास रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स, जिनका ऐसा कोई पास रिकॉर्ड हो जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमन राइट्स या चाइल्ड राइट्स को वायलेट किया हो। हैज़ बीन कन्विक्टेड मतलब वो कन्विक्ट हुए हों फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल ट्रिब्यूट एंड सच कन्विक्शन हैज़ नॉट बीन रिवर्स्ड और हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड फुल पार्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस, कि उनको ये दिया गया और उनको उनकी वो जो सजा है वो रिवर्स ना हुई हो या फिर उनको फुल पार्डन ना मिला हो। तीसरे व्यक्ति हैज़ बीन रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एन अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशन ऑन और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कि उनको रिमूव किया गया हो या डिसमिस किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इस तरीके की किसी जगह से। या फिर हैज़ एवर indulged in child abuse or employment of child labor or any other violation of human rights or immoral act, या फिर वह व्यक्ति जो कभी भी चाइल्ड अब्यूज के अंदर इन्वॉल्व हुआ हो या चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंडल्ज हुआ हो, उसने अपने आप को इस चीज़ में रखा हो, मतलब कि उसने कराया हो बच्चों से इस तरीके से काम, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर उसने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया हो या कोई इमोरल एक्ट किया हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को मेंबर नहीं बनाया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर। फिर बताता है द स्टेट गवर्नमेंट शेल इंश्योर दैट इंडक्शन ट्रेनिंग एंड सेंसेशंस of all members including principal magistrate of the board on care, protection and rehabilitation, legal provision and justice for children as may be prescribed is provided within a period of 60 days from the date of appointment। तो ये जो अपॉइंट होंगे, जो भी मेंबर्स इसके बनेंगे, उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, उनकी सेंसेशन ट्रेनिंग होगी, किस चीज़ से रिलेटेड, कि भाई केयर से, प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन, लीगल प्रोविजन जितने भी हैं उनको बताए जाएंगे, वो बच्चों की जस्टिस के लिए, तो वो कितने दिन में कराई जाएगी, इनको विद इन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर अंदर। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये ट्रेनिंग कराया जाए, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है कि हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस टू ensure the training, induction training and sensation of all members of a juvenile justice board within 60 days of the date of appointment। या फिर वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि within how many days the training has to be conducted of members of juvenile justice board after their appointment as member of juvenile justice board। तो आपको वहाँ पे 60 डेज लिखना होगा। छठी बात बताता था टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड द मैनर इन विच सच मेंबर्स मे रिजाइन शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो कितना टर्म होगा वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, किस तरीके से रिजाइन करेंगे। द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड एक्सेप्ट प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मे बी टर्मिनेटेड आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, की उनकी टर्मिनेशन किस तरीके से होगी। द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर मतलब जो अपॉइंटमेंट है किसी भी बोर्ड के मेंबर की, मजिस्ट्रेट को छोड़ दीजिए, उसको हटा के, या मे बी टर्मिनेटेड आफ्टर होल्डिंग, या फिर जो उनकी टर्मिनेशन होगी वो किस तरीके से होगी, एक इंक्वायरी होल्ड की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर वो जो मेंबर है वो किस चीज़ के अंदर फाउंड होता है, इफ़ ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिस यूज ऑफ पावर वेस्टेड अंडर दिस एक्ट, कि भाई अपनी किसी भी तरीके से जो उसको ताकतें मिली हैं इस बोर्ड के अंदर, जो इस एक्ट के अंदर उसको पावर्स मिली हैं यूज़ करने के लिए, उसको मिस यूज करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके अंदर इंक्वायरी बिठाएगी। फेल्स टू अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फॉर 3 months विदाउट एनी वैलिड रीजंस, कि भाई जो बोर्ड की प्रोसीडिंग्स हैं जो चल रही हैं उसको 3 महीने से अटेंड ही नहीं कर रहा बिना किसी रीज़न के, तो फिर उसको इंक्वायरी करके स्टेट गवर्नमेंट हटा देगी। फिर फेल्स टू अटेंड लेस देन 3/4 ऑफ द सिटिंग इन अ ईयर, की 3/4 से कम जो है
उसने जो सिटिंग्स है उनको मिस कर दिया, तो भी उसको इंक्वायरी कंडक्ट करके हटा दिया जाएगा। बिकम्स इनएलिजिबल अंडर सबसेक्शन 4 ड्यूरिंग द टर्म एज अ मेंबर। जो सबसेक्शन 4 हमने पढ़ा था भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से अगर वो इनएलिजिबल बन जाता है तब भी उसको हटा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या तो एक बोर्ड बनाया जाएगा या एक से ज्यादा बोर्ड बनाया जाएगा हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उसके अंदर किस तरीके से मेंबर्स होंगे और वो मेंबर्स के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितने मेंबर होंगे, उसके अलावा वो कब इनएलिजिबल हो जाएंगे, ये सारी बातें हमें सेक्शन 4 के अंदर बताई गई है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैंने एक ही वीडियो के अंदर बनाया ताकि आपको ये सेक्शन ज़्यादा अच्छे से समझ आए और आपको याद रहे। बाकी हम सेक्शन 5, 6 और आगे के जितने सेक्शंस हैं वो ज़्यादा से कम वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे और अपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, किसी और वीडियो से रिलेटेड, तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है कुशांक M। वहाँ पे भी आपकी अगर कोई क्वेरी है जुडिशियल प्रिपरेशन से रिलेटेड या अदरवाइज कोई क्वेरी है लॉ से रिलेटेड तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।